हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश की क्लास लेकर एक बार फिर आपके सामने, और आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। तो फटाफट जिन लोगों ने शेयर कर दिया है उनको थैंक यू वेरी मच, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो एक बार जाएं फटाफट इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। लाइव पढ़ने का जो मज़ा है, यानी कि जो अब साथ साथ आप जब बात कर रहे होते हैं टीचर के साथ में, तो अच्छा लगता है। अब और मैं कोशिश करूँगा वो माहौल भी आपको दूँ। हालांकि पढ़ाते वक्त कोई कमेंट मैं नहीं देख पाता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ। बस मेरा फोकस रहे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में, बताने में। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही आप डिस्कस करें चैट के अंदर, ठीक है। वो आपके लिए एक सहूलियत है, उसे एक ऐसी चीज़ ना बनाएं जो आपका टाइम वेस्ट करे, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच हमेशा आने के लिए। और अब शुरू करते हैं। देखो टॉपिक जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है? नाउन। अरे भाई, लिखा हुआ है वो तो मिटा दिया गया, कोई बात नहीं है, फिर से थोड़ा खूबसूरती के साथ इसे लिख दिया जाए, है। तो जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन में हमने कल सीखा कि किस तरह से नाउन सब्जेक्ट जब बनता है तो उसके रोल अलग अलग होते हैं। कभी वो सिंगुलरली एक्ट करता है तो कभी प्लूरली। और हम जानते हैं कि सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और प्लूरल के लिए हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। क्या सिंगुलर, क्या प्लूरल, कैसे वर्ब सिंगुलर होती है, कैसे प्लूरल होती है, इस बारे में हम कल की क्लास में समझ चुके हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले के वीडियोस भी ज़रूर देख लें। नोट्स बनाना ना भूलें। मैं ज़्यादातर वीडियो में बात बोलता हूँ, आप नोट्स बनाएंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार सिर्फ लाइव क्लास के अंदर समझें। जब आप पहली बार जब आप क्लास देख रहे हो तो सिर्फ क्लास को पढ़ें, एंजॉय करें क्लास को, क्लास के माहौल को। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप सेकंड टाइम आप उस वीडियो को देखें तब आप नोट्स बनाएं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। अभी सारा ध्यान सिर्फ इस बोर्ड पर और इस मार्कर से निकलने वाली इंक पर, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब समझिए, ये जो नाउन की हम बात कर रहे हैं, हमने कल सीखा नाउन के कुछ वोकैबुलरी, कुछ शब्दों को लेकर कि जिनसे खास तरह के रूल बने, ठीक है। तो आज हम एक खास कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं। नाउन के अंदर कई सारे नाउन्स ऐसे होते हैं, कई सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एस या ईएस जुड़ा हुआ देखते हो। क्या देखते हो प्यारे दोस्तों? उनके साथ आप एस या ईएस जुड़ा हुआ देखते हो। लेकिन वो एस या ईएस लगने के बाद वो चीज़ें कभी भी प्लूरल नहीं होती। यानी कि एस या ईएस जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे शब्द कैसे होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एक बार बोल के बताओ। ऑलवेज सिंगुलर। वेरी नाइस। वो सारे शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखो, उसको समझने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैंने लगाने की कोशिश करी है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए होती है, और वो है आपको समझना है ए यूज़ आर्टिकल्स। देखो, शुरुआत में हमने सीखी थी ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। ए यूज़ किया जाता है सिंगुलर चीज़ों के लिए। अब मैं कहूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी एस, शब्दों के लास्ट में क्या है? एस है। तो ए यानी सिंगुलर चीज़ों की बात हो रही है, बी सी डी एस, ए बी सी डी एस। वो वर्ड इंग्लिश के वो वर्ड जो ज़रूरत पड़ती है, क्या उसके लास्ट में एस या एस होता है, लेकिन वो आर्टिकल ए ले सकती हैं, ए ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि, या फिर नहीं भी ले सकती, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ए लिखा हुआ है मतलब उन शब्दों के को हमेशा सिंगुलरली यूज़ किया जाएगा। ए बी सी डी एस बड़ी आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। ये आपको बुक्स में भी मिलती हैं, ये चीज़ें आपको किताबों में भी नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप इन्हें समझने की कोशिश करते हो तो बड़ी मुश्किल होती है। और क्यों वो मुश्किल होती है, यहाँ कैसे आसान हो जाएगी, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको नज़र आती है बुक में। अब यहाँ पर किस तरह से नज़र आने वाली है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। बी का मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूँ कुछ किताबें हैं, नेम ऑफ बुक्स। बी से क्या मतलब बना? बी से मतलब जो बनता है दैट इज बुक्स, नेम ऑफ बुक्स। कुछ किताबों के नाम ऐसे हैं जो हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों? जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके लास्ट में क्या मिलेगा आपको? एस या ईएस। एग्जाम में पूछे जाने वाली जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने आता है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये एक नाम आपके सामने आता है। इसको लिखने का तरीका
वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ें अलाउड होती हैं। जहाँ पर कोमा हो वहाँ पे हो सकता है एग्ज़ाम कोमा ना दे, जिसको कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, सिर्फ कंफ्यूज ना करने के लिए उसको स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जाता है। सो द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये हो सकती है। एक और बहुत ही प्यारी बुक है जिसका नाम काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, द गुलिवर्स ट्रेवल्स। कौन सा है दोस्तों, बोल के बताओ। द गुलिवर्स ट्रेवल्स एक दूसरी किताब ये। फिर एक आपने सुना होगा द थ्री इडियट्स नहीं द थ्री मस्कीटियर्स, द थ्री मस्कीटियर्स, ये भी एक बुक का नाम है, ठीक है। या फिर मैं लिखूं द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। तो ऐसी कई किताबों का नाम दिया जाता है। बड़े गौर से देखिए, समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यह है कि ये एक किताब का नाम है, लास्ट में लिखा हुआ है एस, और जनरली बच्चा रट के आता है घर से कि अगर सब्जेक्ट में आपको SEIS शब्दों के साथ नज़र आए तो वहाँ पर वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाना है। अगर वहाँ पे नज़र आता है SEIS तो आगे नहीं नज़र आता है तो आप आगे SEIS लगाएं। तो कुछ इस तरह से। लेकिन ये वो शब्द हैं जिनके साथ SEIS तो है, दिखने में तो आपको कैसे लग रहे हैं, SEIS होने की वजह से कैसा लगेगा, प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर ही है, एक नाम ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर B से हमने बनाया नेम ऑफ बुक्स। एग्जाम आपको कैसे दे सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ द ओलिवर्स ट्रेवल्स इज या आर एन, या फिर आपको एरर के फॉर्मेट में गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंटरेस्टिंग, सिर्फ इतनी सी बात दी गई, द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंटरेस्टिंग। तो क्या ये बात ठीक होगी? अब रटने वाला बच्चा आराम से फंस जाएगा इसमें। SEIS लगा हुआ है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, वो नो एरर पे मार्क करेगा। लेकिन आपको समझना है जहाँ पर ये एक एक्चुअल में नेम ऑफ बुक है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको ज़रूरत आर की नहीं, ज़रूरत किसकी हुई, एक सिंगुलर वर्ब की, इज़। आई होप इस एक एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी किस तरह से इनको यूज़ करके दिया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, लिखा हुआ है सी। तो सी को हम कैसे समझेंगे? सी से हमें समझना है नेम ऑफ कंट्रीज़। क्या समझना है दोस्तों? नेम ऑफ कंट्रीज़, यानी कि कुछ देशों के नाम ऐसे हैं, कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जिनमें SEIS लास्ट में आता है, लेकिन है तो अल्टीमेटली एक नाम ही, और नाम का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, लेडीज एंड लेडाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं कहूँ नेम ऑफ कंट्रीज, जैसे कि मैंने लिखा द वेस्ट इंडीज, देखा होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर अगर मैं लिखूं द UAE, राइट, तो द यूनाइटेड अरेबिया एमिरेट्स, इसमें भी आपको SEIS नज़र आता है, हालांकि है तो सिंगुलर ही, ठीक है। इसको सिंगुलरली ही आप ट्रीट करोगे, राइट। अब इसके अलावा देखो, कंट्रीज़ के साथ साथ कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पर सी सिर्फ समझने के लिए हमने डाला। कंट्रीज़ के साथ साथ आप एक और चीज़ भी समझ सकते हो इसी में, और वो है ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी संगठन, किसी भी कंपनी का नाम भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, या फिर अगर कोई भी आपके मन में आए, जैसे कि अगर मैंने लिखा गुप्ता एंड सन्स। अब ये एक फर्म का नाम है। अगर किसी फर्म का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, तो उस वक्त आप अगर SEIS आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एज इट इज़ उसको सिंगुलर ही कंसिडर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली नाम तो एक ही चीज़ का है, ठीक है। तो ये आपके कुछ नाम आते हैं। यहाँ पर गुप्ता एंड सन्स के अलावा कोई दूसरा नाम ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि द मिडाज करके एक ग्रुप है,
ठीक है। तो द मिडाज अगर आता है तो मिडाज अपने आप में क्या हुआ भाई, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेम ऑफ लाइक नेम ऑफ कंट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या आ गया भैया, ओके इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर बारी आती है डी पे। नेम ऑफ डी से क्या बनेगा भाई, डी से बनेगा नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नाम, ठीक है। अभी तो कोविड आ रहा होगा कोरोना वायरस, हाँ देखो अगर हम देखें तो वायरस लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ठीक है। अब समझिए हम बात कर रहे हैं नॉट अबाउट द वायरस, कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिसके नाम में लास्ट में एस आता है, तो क्या वो प्लूरल हो जाती हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, आपके एग्जाम आपसे पूछता है बार बार ये शब्द, पूछता है रिकेट्स, पूछता है मीजल्स, मीजल्स, या फिर आपके एग्जाम में दिया जाता है मम्प्स, या फिर दिया जाता है लाइक रेबीज, या फिर दिया जाता है डायबिटीज़, ठीक है। या फिर कोई बीमारी आपकी तरफ से आप बताना चाहेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ एड्स, और कोई आई मीन अपनी तरफ से कोई नाम सजेस्ट करना चाहेंगे, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल में, मैंने इसका एग्जाम्पल देखो एक नाम की तरह यूज़ होता है और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स की आप टेंशन ही मत लो, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल नो डाउट बीच बीच में मैं दे रहा हूँ, और आज मैंने पहले लिखने की बजाय, क्योंकि टॉपिक को मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा कंटेंट दूं और आपके सामने एग्जाम्पल टाइम आने पर रखूं, वरना मैंने देखा है कि हो क्या रहा है भाई, टीम से पता तो चलता है, टेक्निकल टीम जो रिप्लाई कर रही होती है, होता ये है कि मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ, उधर के क्वेश्चंस जिन बच्चों को आते हैं वो बच्चे पहले ही अपना आंसर्स दे देते हैं, तो फिर जो बाकी के बच्चे हैं वो अब सिर्फ आंसर सही या गलत ढूंढते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ और बीच बीच में आपसे टाइम से सवाल पूछता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर लिखा, मैं कोई भी एक लिख देता हूँ, जैसे कि लाइक मैं अगर लिखूँ, ओके कुछ भी लिख दो, रिकेट्स इज या आर, रिकेट्स इज या आर डेंजरस, मैंने लिखा रिकेट्स इज या आर डेंजरस, तो जाहिर सी बात है भाई एस होने से कोई प्लूरल नहीं बन गया है, ये एक ही बीमारी का नाम है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा, इज, और अब इसके साथ आर गलत हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल शायद आपको समझ में आएगा बड़ी आसानी से। इतने छोटे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि टाइम कम लगे और आप बेटर चीज़ें सीखें। प्रैक्टिस सेट के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये शायद नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस बनाकर अच्छी वोकैबुलरी के साथ आपको एक और वीडियो आपके साथ बनाया जाएगा। आप लोगों के साथ हम वो उस वीडियो पे आएंगे और उसमें आप लाइव अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने लाइक एस, तो एस से देखो अब अपने पास में 2 कैटेगरीज आएंगी। एस से अपने पास कितनी कैटेगरी होंगी दोस्तों, 2 कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी अगर मैं एस से बनाऊं तो ये बीमारी तो हटा देते हैं भाई, इसके अंदर है ना, आप वहीं पे अपने नोट्स के अंदर लिख लेना कभी भी। तो एस से पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज एक्चुअली नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स ना कहकर चाहे तो गेम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एस मैंने मेरी सहूलियत के लिए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए एस फॉर स्पोर्ट्स डाला हुआ है। खैर स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं आपके लिए जैसे कि टेनिस, तो भाई अपने आप में क्या है, एक स्पोर्ट ही तो है, और इसके साथ में एस आता है, लेकिन क्या ये प्लूरल है। अगर मैं कहूँ टेनिस वर अननोन बिफोर सानिया मिर्ज़ा अपीयर्ड, ठीक है, तो टेनिस वॉज अननोन या फिर टेनिस वर अननोन, जाहिर सी बात है वॉज आप यूज़ करोगे, या फिर मैं लिखूं टेनिस वर नॉट फेमस तो गलत हो जाएगा। टेनिस वॉज नॉट फेमस बिफोर सानिया मिर्ज़ा अपीयर्ड एटलीस्ट इन इंडिया, उसके बाद ही तो देखना चालू करा लोगों ने। सो टेनिस की अगर मैं बात करूं तो एस आ रहा है, लेकिन है सिंगुलर। फिर इसी के अलावा कुछ गेम्स आप देख सकते हो भाई, देखो आपने एक और गेम देखा होगा बिलियार्ड्स, ठीक है। वैसे बिलियार्ड्स अगर बिलियार्ड्स ही आता है, ये अलग गलत लिख दिया, बिलियार्ड्स
ठीक है, बिलियार्ड्स, इसी को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो, लेकिन वहाँ पर ये नाम में एस नहीं आता। मैं आपको सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर ये स्नूकर है तो स्नूकर कह दो, चाहे बिलियार्ड्स कह दो, बात तो एक ही है। ठीक है, इसी के अलावा और भी गेम आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डार्ट्स। डार्ट्स किसको नहीं पता, सभी को पता होगा, काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाया गया है। 3 इडियट्स के अंदर याद करो, जब राजू हॉस्पिटल में होता है उस वक्त उसे हंसाने के लिए और एक पोस्टर वायरस का, यानी कि वीरू सहस्त्र बुद्धि का पोस्टर होता है और वहाँ पर वो डार्ट्स मारते हैं उसके ऊपर। तो वो जो तीर जैसा होता है छोटा सा हाथ में लेकर, काफ़ी सारी मूवीज़ में इसका सीन आता है और शायद हो सकता है आप में से किसी ने खेला हो। एक पोस्टर या सर्कल सा बना हुआ होता है, उसके अंदर जितना सेंटर के अंदर आप मारते हो उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस गेम को क्या कहते हैं? डार्ट्स। यही साइज़ की डार्ट्स आती हैं, डार्ट्स। या फिर अभी जो घर पे बैठकर आप अभी खेल सकते हो, दैट इज़ कार्ड्स। ये भी है तो अपने आप में गेम का ही नाम है एक। तो भाई इन गेम के साथ में एस या ई एस आ जाने से ये चीज़ प्लूरल नहीं हो जाती है। ये क्या है? चीज़ तो सिंगुलर ही है, लेकिन एस या ई एस की वजह से कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसे प्लूरल समझकर इनके साथ प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर बैठते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो एस से एक कैटेगरी हमने समझी और दूसरी कैटेगरी है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मिटाकर वापस ऊपर लिखना चाहूँगा ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और भाई लगातार बने रहो। ठीक है, आप बहुत सी एक और चीज़ भी देखी है मैंने, 150 लोग लाइव चलते वक्त ही इस वीडियो पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो 15 मिनट में 10 मिनट में क्लास छोड़कर फिर चले जाते हैं, फिर नए और जुड़ जाते हैं। तो जो लेट आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कि वो टाइम से आएँ, और जो टाइम से आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कि वो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। भाई देखो, इससे अच्छा आपके टाइम का सदुपयोग नहीं हो सकता। आपकी नेटिंग चैटिंग सेटिंग कभी भी हो सकती है ना भाई? जब आपके फ़ोन की है तो आपकी क्यों नहीं होगी? बस आप फोकस करें किस चीज़ पर? सीखने पर। ठीक है, एक बार आप जॉब लग जाएं उसके बाद में वक्त ही वक्त है आपके पास, तो पूरी तैयारी में लगे रहें। तो हमारे पास जो ABCD S की जो लास्ट कैटेगरी बची थी, S की सेकेंड वाली कैटेगरी, पहला आपने सीखा नेम ऑफ, ऐसे एक बार बोल के बताएं। अभी हमने सीखा है, एक बचा हुआ है अपना नेम ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हमने गेम भी कहा। दूसरा S से आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है ये आपको समझना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीड के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इसकी दूसरी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, और वो दूसरी, इसी के अंदर भी एक्चुअल में इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, और वो कैसे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, लेकिन क्या उससे वो प्लूरल हो जाती है चीज़? देखो भाई एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं लिखूं आपके सामने आपका बहुत ही फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स लास्ट में एस है, लेकिन क्या ये प्लूरल है? नहीं भाई, सब्जेक्ट जब तक है तब तक तो सिंगुलर है। अगर इसी में अगर मैं लिखूं एक और सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, तो भाई ये भी अपने आप में क्या है? ऐसे इसके साथ आ रहा है, लेकिन है एक सब्जेक्ट का नाम, तो सिंगुलर हुआ। अगर इसी में मैं आपके सामने एक और सब्जेक्ट लिखूं स्टैटिक्स, एक और शब्द ये मुझे ज़रूर लिखना चाहिए और बताना भी चाहिए आपको, लिंग्विस्टिक्स। CGL 2020 और सॉरी CPO, सबसे पहले मैं बात करूं CPO 2009 के पेपर में आया था ये। CPO के ही CPO मेंस में 2012 में क्वेश्चन दिया गया, फिर 2013 CGL में ये शब्द अपीयर हुआ है। ठीक है, और एक छोटी सी लाइन दी गई थी बस, लिंग्विस्टिक्स आर माई या फिर क्या लिखना चाहेंगे आप यहाँ पर? लिंग्विस्टिक्स आर लिख दो, इज लिख दो। ठीक है, आर माई फेवरेट और अभी इसको लेकर एग्जाम्पल मैं वो देना चाह रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आया था। हाँ चलो समझते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स
आपको दिया जाता है इज या आर, आगे कोई भी चीज़ दी जा सकती है, हो सकता है यही दे दिया जाए आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर हो सकता है इज या आर इजी सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। लिंग्विस्टिक्स इज या आर, चलो लिख देते हैं इजी टू लर्न, चलो जी ये सेंटेंस आपको मान लीजिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस लिंग्विस्टिक्स में अब यहाँ पर इजी टू लर्न सीखा जा सकता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही तो है, ये शब्द आया है एग्जाम में, इसीलिए इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो इसके साथ आपको ज़रूरत किसकी होगी, सिंगुलर वर्ब की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट में ऐसे आई एस आ रहा है, तो अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होगा। फिर देखते हैं, देखो मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इस तरह से आपको ये एग्जाम में दिए जाते हैं। मैं कुछ और सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शब्द आपको पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है। एक और शब्द अगर मैं बात करूं तो लाइक पॉलिटिक्स हुआ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, हाँ एक मैंने मिटा ही दिया अभी आपके सामने लिखकर ही। लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और लिंग्विस्टिक्स के अलावा एज ऑन कई सारे सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ठीक है, ट्विस्ट ये है अगर ये सब्जेक्ट की तरह से यूज़ हों, एज अ सब्जेक्ट की तरह से अगर ये यूज़ हुए हैं तो ये क्या हैं, सिंगुलर हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये लिखे हुए नाम अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ होगी दोस्तों, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मान सकते हो, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के अलावा सेम शब्दों का अगर अदर मीनिंग है, क्या है, अदर मीनिंग, कोई दूसरे मतलब के लिए इन शब्दों को यूज़ किया जाता है, तो इनके साथ में आपको हमेशा कैसी यूज़ करनी पड़ेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब अदर मीनिंग, ये है ट्विस्ट। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके लिए ट्रिक भी दे दूंगा, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि लाइक he likes mathematics as it या they are या is interesting, बताओ क्या होगा। He likes mathematics as it या they या फिर are, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, क्या चुनेंगे। अभी देखो मैथमेटिक्स यहाँ पर बात हो रही है, इंटरेस्टिंग कौन है, मैथमेटिक्स की ही तो बात कर रहा है वो। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले अगर ये सिंगुलर है, एक चीज़ याद रखो, वर्ब ही नहीं, इनके लिए कोई दूसरा नाउन, दूसरा प्रोनाउन कुछ भी यूज़ करना है वो भी तो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इट इस मैथमेटिक्स के लिए आया है, दे भी हम इसी के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये किस तरह से यूज़ हुआ है भाई, एक सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो यूज़ हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो अभी हमने समझा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर ही इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा। तो इसके लिए आपने दे को गलत मार्क किया, इट आपका सही हुआ, और यहाँ पर आर गलत हुआ, इज सही हुआ, ठीक है। अब बारी ये है, अगर मैं कहूँ सेंटेंस अगर मैं लिखूँ हिज मैथमेटिक्स इज या आर स्ट्रॉन्ग, तो आप मुझे बताएं क्या आंसर होगा आप लोग का। हिज मैथमेटिक्स इज या आर स्ट्रॉन्ग, बताइए। आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। समझना, इस मैथमेटिक्स से पहले आपको जो ये शब्द नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, हिज यानी कि उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। क्या कोई ऐसी मैथमेटिक्स है जो आपकी है, क्या कोई मैथमेटिक्स ऐसी है जो सिर्फ मेरी है, नहीं। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो किसी का नहीं होता, कोई सब्जेक्ट किसी का नहीं, कोई सब्जेक्ट किसी का नहीं, सब्जेक्ट अपने आप में अपने का है, किसी और का नहीं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जब भी किसी सब्जेक्ट पर किसी भी शब्द से पोजीशन, याद करो पॉजिटिव केस, हक बताने की बात की जाए, उसका, मेरा, राहुल का, पड़ोसी का,
ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से पोजीशन बताने की बात की जाए ऐसे शब्दों पर, तो वो यकीन मानिए वहाँ पर सब्जेक्ट की तरह से ना यूज़ होकर अपने अदर मीनिंग में आता है। और इन सभी का एक अदर मीनिंग है। इन सभी के अदर मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको अभी देखो, मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर मीनिंग तैयार हो रहा है वो हो रहा है कैलकुलेशन। क्या यूज़ हो रहा है? कैलकुलेशन, ठीक है, गणना। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस की बात हुई, प्लूरल हो गया, इसीलिए इसके साथ क्या यूज करना पड़ा आपको, ठीक है, आर, यानी कि अदर मीनिंग में आ रहा है। अब ये मैथ गणित सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर बात गणना की है, गिनती करने की जो टेक्निक्स हैं उसकी बात उसकी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आर सही हुआ, इस गलत हुआ। अगले अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, ये भी दिया जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है पॉलिटिक्स से। कहा लाइक मैं कहूँ लाइक हिज politics is या are always in the favor of public। उसकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा किसके पक्ष में होती है? उसकी पॉलिटिक्स हमेशा किसके पक्ष में होती है? जनता के पक्ष में होती है। अब मुझे बताओ पॉलिटिक्स उसकी कैसे हुई? राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिक्स विषय है वो तो किसी का नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ पर जो इसका मतलब बन रहा है वो बन रहा है पॉलिटिक्स राजनीति वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब आ रहा है दैट इज राजनीति, राजनीतियाँ, जो राजनीतियाँ, जो पॉलिटिक्स की ट्रिक्स होती हैं, बात उसकी हो रही है। तो यहाँ पर उन ट्रिक्स की बात हुई और इसके लिए आपको इसके साथ प्लूरल वर्ब देनी हुई। गलत क्या हुआ? इज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। स्टैटिक्स अपने आप में तो एक क्या होता है? सब्जेक्ट है। लेकिन जब ये स्टैटिक्स यूज होता है अदर मीनिंग में, तो अदर मीनिंग में इसका जो मतलब बनता है दैट इज डेटा। क्या बनता है? डेटा। पहले तो लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस शब्द को अच्छे से जरूर बोलें। आप इस शब्द को डाटा कहते हो। क्या कहते हो? डाटा। ये डाटा नहीं, ये क्या है? डेटा। डेटा कहा जाएगा इसे, ठीक है। अगर ये डेटा है तो भाई ये प्लूरल है, समझो। डेटा शब्द भी अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल होता है। डेटा शब्द भी अपने आप में प्लूरल होता है। इसका जो सिंगुलर होता है, डेटा का कभी भी डेटाज ना करें क्योंकि पहले से प्लूरल है। इसके साथ अगर आपको इसको सिंगुलर अगर बनाना है तो वो होता है डेटम। क्या होता है दोस्तों? डेटम। और डेटम सिंगुलर शब्द है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े। अगर जब ऐसी बात होगी तो ये शब्द हमेशा अपने आप में प्लूरल, अदर मीनिंग में आ जाएगा, प्लूरल मीनिंग देगा। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं अपने आप में, तो एक तो हुआ अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था यानी कि एक सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ, सिंगुलर है। लेकिन अगर इसका मीनिंग अर्थव्यवस्थाएं, जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था किसी कंट्री की एक्चुअल में इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात की जा रही है तो वो अपने आप अदर मीनिंग के अंदर है। और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव केस, यानी कि एक छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। हम छोटी सी एक ट्रिक बना सकते हैं और वो ट्रिक क्या बन सकती है? वो ट्रिक कुछ इस तरह से बन सकती है। अगर सब्जेक्ट आपको दिया गया है तो क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उसके साथ। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ आपको दिया जाता है क्या? पॉजिटिव केस। क्या दिया जाता है दोस्तों? पॉजिटिव केस। ये पॉजिटिव केस कैसे हो सकता है? किसी भी नाउन के साथ, कोई नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस ये लगाना आप जानते हो। इसके अलावा कुछ पोजीशन बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ माई, हिज, हर, आवर, योर, देयर, ऐसे कुछ शब्द आपको नज़र आते हैं। अगर ये यहाँ पे नज़र आते हैं तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये है आपका आज के लिए एक छोटा सा पार्ट। अभी इसका एक और सेकंड पार्ट भी हमें समझना है। एक थोड़ी सी बात और रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नोट्स ज़रूर बनाएं। एक बार के लिए मिटा दे रहा हूँ। और एक और चीज़ गाइज, एक चीज़ याद रखो, मैं आप लोगों के सामने क्लास लेने अगर आता हूँ तो मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए नहीं आता हूँ कि भाई मुझे कितना आता है ये मैं दुनिया को दिखाने आया हूँ, या फिर मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये दिखाने के लिए दुनिया के पास सामने आया हूँ। ऐसा नहीं है। मैं लाइव क्लास में भी ऐसा हूँ। लाइव क्लास इन द सेंस जब आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में मुझसे पढ़ रहे होते हैं तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। लाइक शायद हो सकता है उस वक्त माहौल थोड़ा अच्छा होता है, बच्चों की तरफ से जब इनपुट ऐड होती है
तो थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज देने अपने आप निकल जाता है जैसे जैसे डिस्कशन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा पढ़ाने का जो है, मैं फिर से वही कहूँगा, कोई अपने आप को साबित करने नहीं आया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है साबित करने की, मैं बस बात कर रहा हूँ तो किस चीज़ की, कि भाई इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ रहूं, और या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए कि एक अच्छी क्लास उन्हें मिल जाए, उन तक वो चीज़ पहुंच जाए जो वो चाहते हैं, जिनसे वो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो अभी अभी आपने सीखा नाउन के साथ अगर SEIS दिखता है लेकिन फिर भी हमेशा कैसा होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर। लो जी, अभी इसी के अपोजिट एक बात हम सीखेंगे छोटी सी, और बहुत प्यारा रूल है। नाउन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ S या ES एक्चुअल में आपको नज़र नहीं आता। क्या नहीं आता? नाउन के साथ S या ES होता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना S या ES के भी वो क्या होती हैं? ऑलवेज प्लूरल। वो ऑलवेज क्या होती हैं? प्लूरल। जब वो पहले से ही प्लूरल है तो क्या उसके साथ हम दोबारा S या ES जोड़ना चाहेंगे? क्या इसके साथ S या ES जोड़ना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। जब ये चीज़ पहले से ही प्लूरल है, बिना S या ES के ही प्लूरल है, तो नहीं है ज़रूरत भाई, जाहिर सी बात है आपको किसी भी तरह की SEIS जोड़ने की। SEIS प्लूरल बनाने के लिए तो जोड़ना था। अब समझते हैं जो कंसेप्ट है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बैंक और SSC के एग्ज़ाम में। थोड़ी देर पहले जिसकी मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट वाली, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल मैंने आपको बताया रीट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि LDC के एग्ज़ाम से या फिर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम से, ऐसे एग्ज़ाम्स में वहाँ पर सवाल आते हैं। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ जो अब बताने वाला हूँ, ये SSC और बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। इसके अंदर किस तरह से सवाल आते हैं, देखो कुछ नाउन ऐसे जिनमें SEIS नहीं है फिर भी हमेशा प्लूरल होते हैं, और इनको बड़ी आसानी से एक बार में आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो 5P सबसे पहले आपको याद रखना है। क्या? 5P का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 5P यानी कि P से शुरू होने वाले 5 ऐसे वर्ड जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। आप लोगों के आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए। जैसे कि एक तो हुआ पीपल, हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं पब्लिक, तो ये भी हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। जी हाँ, पब्लिक प्लूरल होगा। अगर मैं एक और शब्द आपके सामने लिखूं तो एक और शब्द आया क्या? पुलिस। एक और शब्द लिख देते हैं पी से जी, पीजेंट्री। कौन सा? पीजेंट्री। ठीक है, तो पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, और एक शब्द आता है आपका पोल्ट्री। बोल के बताओ दोस्तों, कौन सा? पोल्ट्री। करेक्ट। अब एक बार गौर से इन शब्दों को देखो, क्या लिखा हुआ है? पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। ठीक है, 5P एक बार मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे। सबसे पहला शब्द पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। ये 5P से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब इनका मतलब सभी को पता होगा शायद। पीपल, पुलिस, यहाँ तक पता है। पीजेंट्री का मतलब हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता, तो ये होता है किसान वर्ग। क्या होता है? किसान वर्ग। ठीक है, पोल्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वो वर्ग जो हमारे लिए या फिर इंसानों के लिए जो भी कंज्यूम करते हैं उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं नॉनवेज, यानी कि पीजेंट्री आपके लिए वेजिटेरियन फूड अवेलेबल कराती है और पोल्ट्री आपके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल करवाती है। तो ये होता है इन दोनों का मतलब। अब समझो इस 5P से ये हमारे समाज का ही तो एक हिस्सा है। गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। समाज का वो हिस्सा जिसके अंदर सभी लोग शामिल हैं, पीपल, और अगर समाज का वो हिस्सा जिसमें VIP को छोड़कर बाकी सब आम लोगों के लिए क्या शब्द यूज हुआ? पब्लिक। ठीक है, पीपल के अंदर सभी आ गए और पब्लिक के अंदर सिर्फ वो हिस्सा जो आम है, ठीक है, जो साधारण जीवन जीता है, वो पब्लिक हुआ। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपकी समाज का वो हिस्सा है जो समाज के बाकी हिस्से की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, चाहे वो पीजेंट्री हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे पीपल हो या पब्लिक हो, सभी की सिक्योरिटी किसको मिली? पुलिस ने। पुलिस ने बीच में आकर अपने तरफ, दोनों तरफ से इन लोगों को और सपोर्ट या फिर इनको सिक्योरिटी देने का काम किया। अब समझो कभी कभी जहाँ पर जब पुलिस सफल नहीं हो पाती है, पुलिस सक्सेस नहीं हो पाती है सफल, यानी कि इनको सिक्योरिटी देने में जब नाकाम हो जाती है किसी भी वजह से, तो इन्हें और फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में ये किसे बुलाते हैं?
ऐसे में बुलाते हैं इन्फेंट्री को। किसको बुलाते हैं दोस्तों? इन्फेंट्री। अब मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बस इसी तरह से आपको वर्ड बता रहा हूँ नए नए। इन्फेंट्री, ठीक है। और जब इन्फेंट्री से बात ना बने तो यही इन्फेंट्री के बाद एक और है जिसे बुला लेते हैं, और वो है कैवलरी। क्या है दोस्तों? कैवलरी। इन्फेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है सोल्जर्स ऑन फुट, पैदल सेना। और यहीं पर कैवलरी की बात करूं तो सोल्जर्स ऑन फोर्सेस, ठीक है, सोल्जर्स ऑन फोर्सेस। ये आपके समाज का हिस्सा, ठीक है, एक तरह से ये आपके समाज के प्रोटेक्शन के लिए है। इसी के अलावा समाज के कुछ और हिस्से होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि समाज का वो हिस्सा जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जेंट्री। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेंट्री। ये भी एक तरह से वो समाज मानी जाती है, जो वो सोसाइटी मानी जाती है, वो समाज के उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जिन्हें ये माना गया कि वो बड़े ही शिक्षित हैं, बड़े सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, यानी कि सिविलाइज्ड पीपल के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से जेंट्री। इसके अलावा अगर मैं और शब्द आपको दूं तो एक और आता है जो जैसे कि पुजारी वर्ग जिसमें शामिल होता है, दैट इज क्लर्जी। क्या होता है दोस्तों? क्लर्जी। एक ऐसी चीज जिस पर इनमें से किसी का भी कोई काबू नहीं है, कोई काबू नहीं है, दैट इज वर्मिन। क्या है दोस्तों? वर्मिन। ये एक अच्छा शब्द है। वर्मिन का मतलब, ये शब्द जो बना है वो बना है वॉर्म्स, WORM, वॉर्म, कीड़े। और बहुत सारे कीड़े यानी कि वॉर्म्स, और उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? वर्मिन। आपका एग्जाम आपसे ये सवाल, ये शब्द काफ़ी बार पूछता है। तो कीड़ों को क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। ये अपने आप में प्लूरल है। क्लर्जी यानी कि पुजारी वर्ग, जेंट्री यानी कि समाज का वो हिस्सा जिसे वेल एजुकेटेड और सिविलाइज्ड माना जाता है। तो लिखे हुए सारे के सारे शब्द हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा कैसे होते हैं? अरे भाई बोलो, प्लूरल होते हैं। क्या इनमें SEIS लगा हुआ है? नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा कैसे कंसीडर होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब देखो एक और बहुत ही कॉमन, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर, इसी पीजेंट्री, इन सब को दूध जब चाहिए तो ये किसके पास जाएंगे भाई? कैटल के पास में, ठीक है। तो कैटल भी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल रहता है। अब आपके एग्जाम में कैटल बहुत फेवरेट रहा है शुरुआत के कई सारे एग्जाम्स में, और SSC के में तो अभी भी लगातार इस शब्द से सवाल आते हैं। इससे सवाल 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं, सबसे पहले ए के आए हुए सवाल हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग in the field. Cattle are grazing in the field. अब मुझे बताओ, क्या ये ठीक है? ठीक, आपको इस तरह से दिया जाएगा। ये हो गया नो एरर का पार्ट, मतलब 4 टुकड़े कर दिए गए, A, B, C, D यानी कि नो एरर। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा भाई? जाहिर सी बात है, क्या होगा आंसर? A पार्ट, क्योंकि इसमें SEIS नहीं लगाया जा सकता। या फिर इसको किस तरह से दिया जा सकता है? दूसरा इसका जो तरीका है क्वेश्चन B, वो इस तरह से दिया जा सकता है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जो टाइप है क्वेश्चन की, दोनों ये इन सभी शब्दों पे लागू होती है। या तो आपको एग्ज़ाम इन शब्दों के साथ SEIS लगाकर इन्हें प्लूरल शो करना चाहेगा, ठीक है, या फिर इन्हीं शब्दों के साथ SEIS हटाकर यानी कि होता ही नहीं है, इन शब्दों को तो सही रखेगा, लेकिन क्योंकि बिना SEIS के भी ये सिंगुलर जैसे दिखते हैं, लेकिन होते तो अल्टीमेटली प्लूरल ही हैं, होते तो हमेशा प्लूरल हैं। तो प्लूरल है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस गलत हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ दोस्तों? आर, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज आपको छोटी मोटी वोकैबुलरी तो पीछे की क्लास में भी हमने कुछ सीखी है, और यहाँ पे भी मैंने आपको कुछ वोकैबुलरी नहीं दी है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने जेंट्री हुआ, क्लर्जी हुआ, वर्मिन नया वर्ड है, और कैवलरी आप लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं भी हो, कुछ लोग पढ़े हुए जिनको पहले से पता है। इन्फेंट्री भी कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हैं आपकी इंग्लिश के 2 ऐसे पार्ट। हमने आज 2 ऐसी चीज़ें सीखी कि कुछ नाउन्स दिखते तो कैसे हैं, कुछ नाउन्स दिखते तो कैसे हैं सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं प्लूरल। इसमें मैंने 5P के साथ में कुछ चीज़ें और जोड़ी, ठीक है।
एक तो ये हुआ। दूसरा हमने सीखा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, क्यों? क्योंकि उनमें एस लगा होता है, लेकिन होते हमेशा सिंगुलर हैं, और उसको हमने समझा, एक कैटेगरी बनाई हमने अलग अलग। अगर आप बुक्स के अंदर देखोगे, मैंने कहा था बुक्स में ये चीज़ होती हैं, बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी नामों को एक साथ आगे पीछे करके दे रखा है, और यहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बस बच्चा सोचने को मजबूर हो जाता है, इतने सारे नाम कैसे याद करें। तो अगर उनको आप कैटेगरी में बांट दो, जैसे कि नेम ऑफ बुक्स है तो आपने बुक्स को अलग कर दिया, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया, तो सब्जेक्ट से याद आ जाएंगे। अगर हो सकता है मान लो कि एक दो सब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं, एक दो किताब का नाम मैंने लिखा हो, तो भी आप लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ ये नेम ऑफ बुक्स वाली में से बात है। तो उस कैटेगरी में हमने समझा ABCDS का रूल, ABCDS, ठीक है। B फॉर बुक्स, C फॉर कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डिजीज एंड S फॉर दो चीज़ें हमारे सामने आई थी, स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाले में हमारे सामने फिर से दो तरह से सब्जेक्ट के नामों को हमने यूज़ किया, एक उसका सब्जेक्ट का यूज़ और एक उसका अदर मीनिंग, सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा बेसिक मीनिंग निकल सकता है उसके साथ। सब्जेक्ट में सिंगुलर था और अदर मीनिंग में वो प्लूरल था, और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया इन दो टाइप से। कैटल्स ही नहीं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बना के दिए जा सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट शब्दों की बात करूँ एग्जाम के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो एक है आपका पुलिस, पुलिस हैज़ अरेस्टेड द क्रिमिनल, सेंटेंस काफ़ी बार देखा गया है। फिर एक आता है आपका कैवलरी, अभी नया वर्ड है जो बैंक के एग्जाम में पूछा जा रहा है, वर्मेन, और इसी के अलावा जेंट्री। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीट होते रहे हैं, जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो इनको मैं स्टार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनको आप ज़रूर याद रखें। बाकी एक बार आपने अभी देख लिया, जिस तरीके से मैंने आपको 5P लिखकर इनके साथ इनको जोड़ना सिखाया कि इनसे बात नहीं बनती तो ये ले आते हैं, ये ले आते हैं, समाज का वो हिस्सा, समाज का वो हिस्सा, इनको परेशान करने के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं। भाई कीड़े मकोड़े, मच्छर, इनसे हम परेशानी रहते हैं। अगर मैं बात करूँ कैटल, तो इनके लिए दूध की व्यवस्था किसने कर दी? भाई देखो, वेजिटेरियन हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ से मिल गए। तो इस तरह से आप इनको जब लिंक करोगे एक दूसरे से, तब आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। ठीक है, तो गाइज़ आज की क्लास यहाँ तक, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। रोज़ अपने टाइम पर आप हमेशा अपनी क्लास को ज्वाइन करें, पहले लाइव देखें, फिर दोबारा जाकर इस वीडियो को देखें, तब अपने नोट्स बनाएं। मेरा फिर से यही है, मैं यही चाहूँगा, चाहे बेशक कम बच्चे देखें, लेकिन जो देख रहे हैं वो हमेशा अपने नोट्स ज़रूर बनाएं सेकेंड टाइम देखकर, ताकि जो आप सीख रहे हो, जो टाइम आप दे रहे हो, उसका यूटिलाइज तो हो। ऐसा थोड़ा ना है कि मूवी की तरह देखा और फिर कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है। ठीक है guys, so take care all of you guys, and it was wonderful session as always, and it's always nice to meet you all. Have fun guys, take care, bye.